हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। आज ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं बीएसए कंप्लीट हो जाए हमारा राजस्थान एपीओ के लिए और एक ही वीडियो देखकर काम खत्म और ज्यादा कुछ हमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करने हैं, सीधा सरल और आसान तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे केस लॉज है हर सेक्शन के साथ उनको पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। बहुत कम सिलेबस है इसलिए ज्यादा डेप्थ से पूछने के चांसेस हैं। मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि जब आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये खुद कहेंगे कि व्हाट अ ब्लॉकबस्टर क्लास। क्योंकि जब मैंने बीएनएस आपको कंप्लीट कराया था तो आप लोग के इतने एंड नंबर ऑफ मुझे कमेंट्स मिले। आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि स्टूडेंट्स ने इस चीज को समझा, फिर आपके ही कहने पर, बिकॉज यू पीपल वांट कि हमें बीएसए और बीएनएसएस पर भी क्लास चाहिए, तो मैंने अभी बीएसए पे आपके लिए एक क्लास करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक्ट है। अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या सेक्शन पूछे जा रहे हैं तो मैं अभी सिंपल सा बता देती हूँ आपको। सेक्शन 1 से लेकर आपका 2 तक जो प्रीलिमिनरी पार्ट है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका जो है सेक्शन 3 से लेकर 9 तक जो चैप्टर 2 है। देखो चैप्टर 2 में आपके 3 से लेकर कहां तक पूछे जा रहे हैं बताइए स्टूडेंट्स। सेक्शन 3 से लेकर आपके जो चैप्टर 2 है, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक होता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक, 12 से लेकर 13 तक, 22 से लेकर 24 तक, 26 पूछा जा रहा है, फिर 39 से लेकर 45 तक जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का वो, और हमारा 47 से लेकर 49 तक बात कर रहा है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है हमारा 47 से लेकर 49, जो कैरेक्टर है क्रिमिनल केसेस में कब रेलेवेंट होगा। फिर उसके बाद सिंपल सा है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 हमारा क्या है, चैप्टर 3 हमारा नहीं पूछा जा रहा है। फिर हमारा पूछा जा रहा है चैप्टर 4, जिसमें भी सिर्फ 2 सेक्शंस है, 54 और 55, खत्म। सिर्फ इतना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे पढ़ लो, ट्रस्ट मी कोई गलती नहीं होगी। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी, साथ के साथ केस लॉस कराती जाऊंगी, और फिर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आ जाए हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में कुछ भी एज सच इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, टिपिकल नहीं है, सिंपल सी बात लिखी है। क्या? पहली बात तो ये एक्ट नंबर 47 है। मेरे साथ साथ रिपीट करो, पहले बोलो बीएनएस, फिर बीएनएसएस, फिर बीएसए। बीएनएस हमारा है एक्ट नंबर 45, बीएनएसएस है हमारा एक्ट नंबर 46, और ये बीएसए हमारा एक्ट नंबर 47। ठीक है, ये कब बन के तैयार हो गए? ये तीनों ही एक्ट 25 दिसंबर 2023 को इनैक्ट हो गए, लेकिन एनफोर्समेंट में कब आए? तो 1 जुलाई 2024 को ये इनैक्टमेंट में आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा रिपब्लिक ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, तो 74। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉर्ट टाइटल, ठीक है, सेक्शन 1 की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है तो याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है कि ये 3 चीजों पर अप्लाई होता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो आपकी कोर्ट, ठीक है, आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट में हो रही है, कोर्ट के सामने हो रही है, या फिर कोर्ट मार्शल को भी इंक्लूड कर दिया गया है आपके कोर्ट। ठीक है, कि आपके इन सब तीनों चीजों पर क्या होगी, आपकी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा। लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा? तो देखिए, एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होगा और ना ही उन प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा जो आर्बिट्रेटर के सामने चल रही है। ठीक है, अब देखो सिंपल बात है, एक बात समझो, कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसलिए इतना आपको मेहनत से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी कुछ भी, ये दिमाग से निकाल दो क्योंकि बहुत कम सिलेबस है। अच्छी तरीके से रिवीजन कर लो, एक बार की बात है, फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके घूमना है आपको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये बात करता है कि इसका सबसेक्शन 3 कि ये एनफोर्समेंट में कब आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब नोटिफाई कर दिया, तो ऑफिशियल गैजेट में 1 जुलाई 2026। अब देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और ये इसमें से मतलब 1-2 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, एक बात याद रखना, ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, तो ए और बी में से तो कुछ बताया ही नहीं गया, सीधा कोर्ट है। ठीक है, तो अब देखो कोर्ट का मतलब क्या है, तो देखो कोर्ट में इंक्लूड किया गया है जजेस को भी, मतलब जहां हम जाते हैं वहां कोर्ट बन जाता है। ठीक है, जजेस, मजिस्ट्रेट, इवन वो पर्सन भी जो एविडेंस ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि
कोर्ट के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया, जजेस मजिस्ट्रेट सबको पता है, फिर ऑल पर्संस पर आके आपकी सुई टक जाती है, ऑल पर्संस भी अगर वो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है, सिंपल सी बात। लेकिन आर्बिट्रेटर्स नहीं, क्योंकि जब हमने आर्बिट्रेटर पे ये प्रोसीडिंग ही अप्लाई नहीं करी, तो फिर हम उनको कोर्ट भी नहीं मान रहे, सिर्फ इस बीएसए के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो सेक्शन 2 है, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी? नहीं, सेक्शन 2 हमारा रिपील था और सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लास था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ ताकि आप गलती ना करें। सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल ये था, और देखो इंडियन एविडेंस एक्ट, और 2 हमारा रिपील था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमारा 3 से है, कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम धमाकेदार क्लास होने वाली है ये। अब आ जाइए, देखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात की गई, हम किसी भी फैक्ट को कॉन्क्लूसिव प्रूफ कब मानेंगे, जब आप एक फैक्ट को इस अधिनियम के अनुसार हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ किसका मान रहे हैं, दूसरे फैक्ट का, ठीक है। अगर आपने क्या किया, एक फैक्ट को प्रूव कर दिया, ठीक है, तो दूसरा जो फैक्ट है उसका कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। जैसे इसका अगर आप देखेंगे सेक्शन 35 हो गया, सेक्शन 35 में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है ना, वो जजमेंट्स होती हैं, वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। अगर कोई बात लिख दी है उसमें, है ना, कोई बात है उसमें, कोई फैक्ट है उसमें, तो आप इसलिए एविडेंस नहीं दे सकते कि उसको रिवर्ट करने के लिए। याद रखना, मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम में आप कोई भी फैक्ट को क्या कर सकते हैं, एविडेंस लाकर जो है रिवर्ट कर सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 116 इंडियन एविडेंस, सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो कहता है, जो उसमें लेजिटिमेसी चाइल्ड की बताता है ना। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, ठीक है। एक फैक्ट किसका कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो है डिक्लेयर हो रहा है, दूसरे का, और कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, अगर कोर्ट को ये रिगार्ड करना ही पड़ेगा कि अगर एक फैक्ट वो वाला प्रूव हो जाता है तो कोर्ट शैल रिगार्ड अदर एज अ प्रूव्ड और नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। फिर कोर्ट अलाउ नहीं करेगी कि आप इसको डिसअप्रूव करने के लिए एविडेंस ले आओ, ठीक है। आ जाइए सी पर, तो ठीक है, आपने एक जो है कोर्ट है इसमें, और बी हमारा क्या है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ठीक है। अब देखो, आपको ऐसे याद रखना है इसको, देखो कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम, ये तीनों आपको एक ग्रुप में याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये तीनों कैसे याद रखने हैं, एक ग्रुप में याद रखने हैं। तो आप याद करो कि हम हो गए बेहाल, ठीक है, बेहाल, बेहाल याद रखो, ठीक है, बेहाल, ठीक है। तो बी में है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, फिर आ जाइए एच, वेयर इज एच, यस, एच में हमारा मे प्रिज्यूम, और आ जाइए एल में हमारा शेल प्रिज्यूम। कोर्ट कह रहे हैं हम हो गए बेहाल प्रिज्यूम करते करते, लाइन लिख लो, ठीक है, बेहाल, कोर्ट हो गया है बेहाल प्रिज्यूम करते करते, बी एच एल, काम खत्म, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद अब हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिसप्रूव्ड, ठीक है। हम डिसप्रूव्ड कब कहेंगे, देखो ये फैक्ट के बारे में बात हो रही है, एक फैक्ट को डिसप्रूव्ड कब माना जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब कोर्ट के सामने बहुत कोर्ट के सामने जब सारे मैटर आ गए, मैटर मतलब जो भी एविडेंस सामने आए, हर चीज इंक्लूड हो गई, ठीक है। द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, जब आप कोई फैक्ट कोर्ट के सामने आया, ठीक है, कोई भी फैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ए ने चोरी की, कोर्ट के सामने ये फैक्ट आया, लेकिन अब कोर्ट के सामने जब कोर्ट, ये तो हमारा फैक्ट फिनिश हो गया कि क्या ए ने चोरी की है या नहीं, लेकिन जब कोर्ट के सामने एविडेंस प्रूव किया गया, ठीक है, तो उस एविडेंस को देख के लग रहा है कि ये ऐसा तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये शो हो गया कि वो पर्सन तो जिस टाइम पे चोरी हुई थी वो अमेरिका में था। अब एक बात बताओ, क्या कोर्ट बिलीव नहीं करेगा, कोर्ट बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिलीव करेगा ना, तो बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ आ गई बात। और क्या कंसीडर करेगा, इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन और अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, इवन एक प्रूडेंट मैन भी इसी तरीके से सोचेगा कि भाई नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कोर्ट खुद और एक प्रूडेंट मैन भी इसकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर जब कोर्ट इसको एग्जिस्ट नहीं, कोर्ट उस पर क्या है, बिलीव नहीं कर रहा है, तो फिर आपका फैक्ट हो गया डिसप्रूव, सिंपल, इस तरीके से समझो, ठीक है। ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, इसको इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके आपको लोगों को पढ़ाती हूँ, आगे बात।
समझ अब आ जाइए डीप पे। डॉक्यूमेंट क्या है? देखो डॉक्यूमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस पर, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी, आपने उस पर एक्सप्रेस किया, उस पर आपने डिस्क्राइब किया, या आपने किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, किस तरीके से डिस्क्राइब, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो? लेटर्स से, फिगर्स से, ठीक है, लेटर्स से, फिगर्स से और मार्क्स से, ठीक है, और अनदर तरीके से, और बाय एनी अदर मीन्स, ठीक है, और बाय मोर देन वन वन ऑफ दोज मीन्स, ठीक है, इंटेंडेड टू बी यूज, तो हम बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट है। सिंपल सी बात है, ये पूछा जाता है इसका। और हम किसको किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा, क्या डॉक्यूमेंट में अब नया इंक्लूड किया गया, पहले नहीं था? जब अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, स्टूडेंट्स पेशेंस बना के रखना, बस मैं ये चाहती हूँ, पेशेंस बना के रखो, ये मत सोचना कि मैम ये क्या करा रही है, ये आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा। देखो यहाँ पर आ जाइए, हमारा हम पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट, राइट? बताओ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा है, बताओ लिखा है? नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। कंपेयर करेगा, अब माइंड में आपके हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ का इलस्ट्रेशन देखो, कोई भी राइटिंग है वो डॉक्यूमेंट है, कोई भी वर्ड है, ठीक है, चाहे उसे प्रिंट किया है, लिथोग्राफ किया है, फोटोग्राफ किया है, वो सब डॉक्यूमेंट है। कोई भी मैप है, कोई भी प्लान है, डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है ऑन अ मेटल प्लेस, और ठीक है, और स्टोन पर, मतलब कुछ भी अभिलेख जिसको बोलते हैं, इंस्क्रिप्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, वो भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब ये एक बार आप पढ़िए, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एक बार आप पढ़िए। ठीक है, तो अब देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और पता है क्या होगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि आप जल्दबाजी में ये लाइन नहीं पढ़ के जाएंगे, यहीं से बनेगा एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ईमेल पर है, ठीक है, सर्वर लॉग्स पर है, ये सारे हमारे क्या है, डॉक्यूमेंट है। और जो डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर होते हैं, वो भी हमारे क्या डॉक्यूमेंट है, मैसेजेस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, लोकेशनल एविडेंस, ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका डॉक्यूमेंट है। एंड वॉइस मेल, ठीक है, जो रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं, ये सारे मैसेजेस क्या है, ये सारे हमारे हैं डॉक्यूमेंट, जिनको स्टोर किया गया है डिजिटल डिवाइस में, ठीक है, तो ये सब हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आ जाइए, अब देखो ये वाले अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्या ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आपको दिख रहा था इलस्ट्रेशन में? नहीं। अब ये फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ भी नया ऐड हुआ है। मैं आपको इतना ज्यादा प्रिपेयर कर दूंगी ना कि आप बोलेंगे वाओ, अब आ गया मजा, ठीक है। अब आ जाइए एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है, और एविडेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो देखिए, अगर बात करें एविडेंस की, तो दो तरीके के एविडेंस होता है, आपको पता है, एक होता है हमारा ओरल एविडेंस, एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस का मतलब क्या? ओरल एविडेंस का मतलब होता है जब कोई स्टेटमेंट, ठीक है, अब स्टेटमेंट तो हमारी है ही, लेकिन बताया कि स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, साथ के साथ वो भी स्टेटमेंट जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है, फोन से आप अपीयर होकर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी आपका ओरल एविडेंस है, जब कोर्ट परमिट कर रहा है आपको कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली आना है और आपको प्रेजेंट होना है, ठीक है। और ये कौन देते हैं? ये विटनेसेस दे रहे हैं इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। कोई भी इंक्वायरी वगैरह चल रही है, उसमें जब आप विटनेसेस आके जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोर्ट को परमिट किया है, उस स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं ओरल एविडेंस। सिंपल सी बात। फिर होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट तो अभी हम पढ़ कर है, तो वो सारे हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्रीज में डॉक्यूमेंट जो है में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। अब जब कोर्ट में हमने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, तो हमने क्या बोला, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सिंपल सी बात है, सबको पता है, लेकिन एक चीज ऐड कर दी गई, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, देखो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन। क्या यहाँ पे डिजिटल वर्ड लिखा है? बताओ। इसको बाद में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको बाद में अमेंडमेंट से करा था, 2000 के अमेंडमेंट से ऐड, लेकिन अभी पूरा हमारे पास एक्ट है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और हम इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आपको डॉक्यूमेंट का याद रखा। अब देखो, आपको डॉक्यूमेंट
डी में डॉक्यूमेंट था, ई में हमारा एविडेंस था और एफ में हमारा फैक्ट है। आपको डॉक्यूमेंट, एविडेंस और जो है फैक्ट को कैसे याद रखना है, डेफ से। कोर्ट हो गए बेहाल प्रिज्यूम करते करते, कोर्ट हो गए हैं बेहाल प्रिज्यूम करते करते, ठीक है। कॉन्क्लूसिव शैल और कॉन्क्लूसिव प्रूव, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम, ठीक है। आपका ये हो गया बेहाल। अब आ जाइए डेफ पे, डी ई एफ। डी से हमारा डॉक्यूमेंट, ई से हमारा एविडेंस, एस और एफ से हमारा फैक्ट। सिंपल सी बात है। अब देखिए फैक्ट का मतलब क्या है और फैक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। अब देखो इसमें बताया गया है फैक्ट। फैक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज फैक्ट है, कोई भी चीज फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग वो भी फैक्ट है, वो किस अवस्था में है, उस थिंग का उसकी थिंग के साथ कैसा रिलेशन है, वो भी एक फैक्ट है। और क्या हम उसको परसीव कर सकते हैं अपने बाय सेंसेस, वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। और जो भी हमारी मेंटल कंडीशंस होती है ना, इल विल, ये भी जो हमारे ये गुड विल, ये नेग्लिजेंस वगैरह, ये सब ये भी क्या होती है, मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ये वर्ड याद रखना, कॉन्शियस होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है, कॉन्शियस होना चाहिए, उसकी जो मेंटल कंडीशन होगी वो भी एक फैक्ट है। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन पर। इसका इलस्ट्रेशन देखो सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरीके से अरेंज तरीके से लगे हुए हैं, ये भी एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों पढ़ रहे हैं, एविडेंस के लिए पढ़ रहे हैं। अब बाई चांस एक केस आया कोर्ट के सामने कि क्या उस घर में चोरी हुई है। अब उस घर में चोरी होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सारा सामान इधर उधर फैला होना चाहिए, जब भी तो चोरी। अब आप कह रहे हैं चोरी, घर में कुछ भी सामान इधर उधर नहीं फैला हुआ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अरेंज है इन सर्टेन ऑर्डर, तो ये एक तरीके का फैक्ट है और इसको कंसीडर करेगी कोर्ट, ठीक है। द पर्सन हर्ड और समथिंग, कुछ सुना, कुछ देखा, फैक्ट है, कुछ बोला, फैक्ट है, ये है इंपॉर्टेंट। और यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन एंड हैज अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और fraudulently or use a particular word in a particular sense। ये यहां से देखो, यहां से एमसीक्यू बनता है आपका, जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें ऐसे एमसीक्यूज डाले हैं। और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी वर्ड को बोला है, पर्टिकुलर वर्ड को बोला है, पर्टिकुलर सेंस में बोला है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे फैक्ट है। और इज और वॉज एट स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, ये सब हमारे फैक्ट होते हैं। अब आ जाइए फैक्ट इन इशू, मुद्दा क्या है, ठीक है। फैक्ट इन इशू, डिस्प्यूट क्या है, ए ने बी को चाकू मारा, ये हमारा मुद्दा है, फैक्ट इन इशू है। सिंपल सी बात, जो डिस्प्यूटेड है उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एनी एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी एजर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। ये नेसेसरली फॉलोज का मतलब क्या है, चलो बता दो बच्चों, ठीक है, बताओ इसका मतलब नेसेसरली फॉलोज। देखो जो फैक्ट इन इशू है, क्या है, फैक्ट इन इशू, ये एक तरीके का क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्या कर रहा है, जो राइट को, लायबिलिटी को आपकी क्या कर रहा है, ये आप, हाँ, जो आपकी राइट, लायबिलिटी और डिसएबिलिटी को या तो असर्ट कर रहा है या तो डिनाई कर रहा है। तो आपका फैक्ट इन इशू क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आपकी राइट, लायबिलिटी और डिसएबिलिटी को क्या कर रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, और इसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट को क्या कर रहा है, अनिवार्य रूप से इसमें तय कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेसेसरली फॉलोज का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्टली डिटरमाइन, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये कोई नहीं पढ़ता, बस इफेक्टिव इशू हो गया, काम खत्म। अरे नेसेसरी फॉलोज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो आप ये इफेक्टिव इशू क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आप डिसाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टिव, क्योंकि एक एमसीक्यू था उसमें लास्ट में नेसेसरी फॉलोज लिखा और पूछा कि क्या फैक्टिव इशू में ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी, फिर नेसेसरी फॉलोज लिख दिया, दो तीन चार वर्ड अलग लिख दिए, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वेन एवर, देखो मैं पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ, एक साथ पूरा पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन देखो, वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सीपीसी, ठीक है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी एजर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जब एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जब कोर्ट ने क्या किया है, मतलब सीपीसी का यहाँ पे बात की गई है, तो इशू ऑफ फैक्ट फ्रेम किया, तो जब उसको एजर्ट और डिनाई कर रहे हो उस इशू को,
तो फ्रेम हो रहा है आपका फैक्ट इन इशू। तो क्या हुआ है कि सिविल प्रोसीजर में कोर्ट ने पहले इशू ऑफ फैक्ट बनाया, अब जो उसको एजर्ट कर रहे हैं और जब आप उसको डिनाई कर रहे हैं उस बेसिस पर अब आप क्या है वो माना जाएगा फैक्ट इन इशू। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं। आ जाइए इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। यहाँ से जो है बनते हैं आपके क्वेश्चंस। A is accused of the murder of B at his trial. The following facts may be in issue. अब क्या क्या इशू हो सकता है, क्या जो है ए ने ही बी की डेथ कॉज की थी, क्या उसकी इंटेंशन थी, क्या उसने जो उसको मारा है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से उसकी डेथ हुई। तो ये सारे हमारे फैक्टर इशू हो जाते हैं। क्या जब ये काम कर रहा था, जो मतलब बी की डेथ हुई है, क्या वो अनसाउंड था उस टाइम टेबल, या फिर वो उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। सिंपल सी बात। अब आ जाइए, ये हमारे सब क्या है फैक्ट इन इशू है, ये कोर्ट को सब डिसाइड करना है। अब आ जाइए मे प्रिज्यूम, कि कोर्ट कब मे प्रिज्यूम करेगा। देखो मे प्रिज्यूम में ना कोर्ट मे से याद रखो मेरी मर्जी, कोर्ट याद रखो मे से मेरी मर्जी। कोर्ट कह रहा है मेरी मर्जी, जैसे आपने बोला कि जज साहब देखो ये फैक्ट है और यहाँ पर लिखा है कि आप इसको मे प्रिज्यूम कर सकते हैं। कोर्ट बोलेंगे यहाँ पे लिखा है मे, मतलब मेरी मर्जी, मैं नहीं मान रहा इस फैक्ट को, आप एविडेंस लाके प्रूव कर दो। सिंपल सी बात यही लिखी है। अब आ जाइए हमारे वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट इट मे इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ। कोर्ट मान लेगा, चलो ठीक है मैंने मान लिया ये प्रूव्ड है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूव ऑफ इट। ठीक है, और अगर ऐसा है कि कोर्ट ने, देखो पहली बात तो कोर्ट कह रहा है मेरी मर्जी में मानू ना मानू, तो कोर्ट ने अगर नहीं माना तो आप लाके प्रूव करो, और अगर कोर्ट ने मान भी लिया तो फिर उसको, ऐसा नहीं है कोर्ट ने मान लिया तो बस बात खत्म, अदर पार्टी उसको डिसप्रूव करने के लिए भी क्या है एविडेंस ला सकती है। सिंपल सी बात। नॉट प्रूव का मतलब क्या होता है, एक फैक्ट को हम नॉट प्रूव तब कहते हैं जब ना तो वो प्रूव हुआ है ना ही वो डिसप्रूव हुआ है। ठीक है, जब ना ही वो प्रूव हुआ है ना ही वो डिसप्रूव हुआ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो नॉट प्रूव्ड है, मतलब ना ही उसको अभी प्रूव किया है ना ही डिसअप्रूव किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको समझने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, समझ ही नहीं आता। सिंपल सी बात याद रखो, नॉट प्रूव इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो प्रूव नहीं है, और जब कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई है तो क्या होगा, ना तो वो ना तो वो प्रूव्ड है ना ही वो डिसप्रूव्ड है, तो वो नॉट प्रूव्ड है। अब आ जाइए हमारा, तो ये हमने कैसे याद, देखो इसके हमने तीन जो है याद कर लिए थे सब क्लॉज, एक बेहाल और एक डेफ। ठीक है, उसके बाद जो है नॉट प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आ जाइए हमारा जे जे बात करता है प्रूव्ड की। ठीक है, प्रूव्ड का मतलब क्या होता है जब कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोर्ट कह रहा है कि भाई मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, ठीक है, जब एविडेंस सारे आ गए हैं सामने उसके बाद कोर्ट कंसीडर कर रहा है। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जब आपने कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आया, कोर्ट बिलीव कर रहा है कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई प्रोबेबल मैन, कोई भी प्रूडेंट मैन अगर ऐसा सोचेगा तो ये सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, इतनी प्रोबेबल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे और फिर टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे वो प्रूव्ड फैक्ट है। सिंपल सी बात याद रखना। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्या बात करता है, रेलेवेंट। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, हमने जो है डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और प्रूव्ड याद कर लिया। अब इसको याद रखो सीआईजे, आपने सीजेआई पढ़ा था ना, अब पढ़ो पढ़ो आप इसको सीआईजे। सी में हम क्या पढ़ के आए थे, सी में हम पढ़ के आए थे डिसअप्रूव्ड। आई में हमने क्या पढ़ा, आई में आई में हमने क्या पढ़ा, नॉट प्रूव। ठीक है, नॉट प्रूव्ड। और उसके बाद जे में हमने क्या पढ़ा, प्रूव्ड। तो सी आई जे, तीन तीन कॉम्बिनेशन बना के रखो, बेहाल, डेफ और सी आई जे। बेहाल वाला कि मेरी मर्जी में क्या प्रिज्यूम करूं नहीं करूं, ये वाली बात है प्रिज्यूम करने की बात। और डीईएफ में तो डायरेक्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट, एविडेंस और फैक्ट। और सीआईजी में सीआईजे, ये हमारा किससे रिलेटेड। फिर उसके बाद आ जाइए कि रेलेवेंट की बात करता है। देखो रेलेवेंट का मतलब क्या है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम। हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़े ना, ये उसी की बात कर रहा है कि जो यहाँ पर अधिनियम में दिए गए हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो ठीक है, तो वो बात कर रहा है कि वो क्या है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट को हम दूसरे फैक्ट्स के साथ अगर क्या कहेंगे, रेलेवेंट कह रहे हैं कि वो इन एनी ऑफ द वेज में है, मतलब जो रेलेवेंट
रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात यहाँ पर की गई। हमने बहुत सारे रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़े हैं ना, जैसे हमने क्या पढ़ा बताइए, कौन कौन से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है जिसमें हम कहते हैं कि ये फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, जैसे कि सेक्शन 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे हो गया कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव, इंटेंशन, ये सब हमारे क्या है, रेलेवेंट माने जाते हैं फैक्ट्स। ठीक है, ये वही रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं। शेल प्रिज्यूम हम पढ़ कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा था हमने, बेहाल, तो एल हो गया हमारा ये। तो अब याद रखोगे। अब बताओ, हो गया डेफिनेशन क्लॉज हमारा पूरा कंप्लीट, वेल एंड गुड। अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट बात करता है सबसेक्शन 2। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो वर्ड्स यहाँ डिफाइन नहीं है बीएसए में, उसको जाकर आप पढ़ लेना आईटी एक्ट 2000 में, जो कि 21 है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ सुनते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। आईटी एक्ट का एक्ट नंबर क्या था, 21 ऑफ 2000। बीएनएसएस 2023, और बीएनएस सिंपल याद रखना, बीएसए ने सिर्फ 3 लोगों की सहायता ली है। अपने जो दो जो साथी है उनकी तो ली है, साथ में बस एक आईटी एक्ट की और ले लिया, और कहीं नहीं जाए, और कहीं नहीं गई। ठीक है, have the same meaning as assigned to them in the said act और संहिता। सिंपल सी बात है, खत्म हमारा ये जो, और इसमें से यही पूछा जाएगा। अब देखो, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से इंपॉर्टेंट आपके केस लॉज है वो लिख लो। सबसे पहली बात, हमारा जो हमने पढ़ा था कि एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता, उससे रिलेटेड केस लॉज है हमारा। केस लॉ है आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013। वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। ये हमारा एफिडेविट से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज था सेक्शन 2, उससे रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है, पहला है शमशेर सिंह वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015। इसमें कहा गया था जो सीडी होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। सीडी भी क्या है, एक जो है एक डॉक्यूमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का केस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से डील करता है, क्योंकि हमने एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है निजाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2016। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये भी हमारा सर्कमस्टेंशियल, वो कहता है ये वाला केस कि जो सर्कमस्टेंशियल जो हम बात कर रहे हैं, वो उसकी जो चेन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जब भी तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, एक कंप्लीट चेन होनी चाहिए, ये निजाम में बात की गई है, ठीक है। और कुन्ना @ संजय बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2017 में बात की गई, जो हम प्रूव और नॉट प्रूव पढ़कर आए, उसने कहा कि ये एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से रिलेटेड है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अब आ जाइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, ये सेक्शन 3 में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा था ये, तो बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट में ये हमारा सेक्शन ये हमारा सेक्शन 5 में, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 में तो मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ था, तो ये तो फिर हमारा 4 में तो नहीं आएगा, तो ये हमारा आएगा सेक्शन 5 में। और एक बात आपने देखी, आपने यहाँ पे कहीं पे ये जो आप देख रहे थे, एक सेकेंड, ये सब जो आप देख रहे थे हमारा डेफिनेशन क्लॉज, ये अल्फाबेटिकली नहीं था, अब अल्फाबेटिकली लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का, लेकिन इसका क्या है, हमारा सेक्शन 3 जो बात करता है एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट। अब आप एविडेंस दे रहे हैं, तो आप किस फैक्ट के एविडेंस देंगे, तो कहा गया आप एविडेंस सिर्फ जो देंगे ना सूट प्रोसीडिंग में, सिर्फ आप फैक्ट इन इशू के देंगे, ठीक है, और उन रेलेवेंट फैक्ट के देंगे जो यहाँ पर डिक्लेयर है, जो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और किसी एंड नो ऑफ अदर्स, स्टूडेंट से कितना पढ़ के जाते हैं, एंड ऑफ नो अदर्स नहीं पढ़ते, फिर क्वेश्चन यही से बनता है कि पूरी स्टेटमेंट क्या है, फिर सबको लगता है अच्छा एंड ऑफ नो अदर्स, ये तो एक एब्सोल्यूट रोल हो गया, और एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकता है, फिर वो गलत कराते हैं। भाई एंड ऑफ नो अदर्स ही लिखा है, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन ये कहता है, दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force related to CPC। जब CPC ने आपको मना कर दिया कि इस आप फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते हैं, डिसएंटाइटल कर दिया, तो आप यहाँ ये सेक्शन का यूज करके ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो इस फैक्ट को प्रूव करेंगे, नहीं, मतलब कि CPC को यहाँ पर ओवरराइडिंग फैक्ट दिया गया है, CPC यहाँ पर ओवरराइड कर रही है, ठीक है, CPC को ज्यादा पावर मिली है। जैसे इलस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे इज tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing death, ठीक है। अब ए का क्या चल रहा है, ट्रायल, तो क्या क्या फैक्ट इन इशू है, क्या उसने
इसका जो है बी की डेथ, जो एज बीटिंग विद बी विद द क्लब, ठीक है, उसने उसको मारा है, क्या उसकी जो डेथ हुई उसके मारने की वजह से, ये क्या उसकी इंटेंशन थी, इस तरीके से। अब ये जो देखो, ये ए वाला एक्सप्लेनेशन, ये ए वाला इलस्ट्रेशन तो रिलेटेड है सेक्शन 3 के सबका, ये जो सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 से रिलेटेड है, लेकिन जो ये जो बी है ना, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इससे रिलेटेड है। ये कह रहा है, अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम and have a ready and have in readiness for production of the for production at the first hearing of the case a bond on which he realized, ठीक है, this section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the condition prescribed by the CPC। देखो ये सिंपल सी किससे रिलेटेड है कि जब आप क्या एक जो है सूट फाइल करने वाला पर्सन है, वो अपने साथ क्या नहीं लेकर आता है, वो अपने साथ नहीं लेकर आता है बॉन्ड जिसपे उसको रिलाई करना है। तो अब ये सेक्शन उसको अलाउ नहीं कर देगा कि आप उसको प्रूव कर दो, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको फॉलो करना पड़ेगा सीपीसी के रूल्स, सिंपल सी बात ये है। अब आ जाइए हमारा सेक्शन 4, ठीक है, अब हमारे 4 से लेकर सेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है, हमने 3 पढ़ लिया है, हाँ ऑब्वियसली, उसके बाद 4, 3 से लेकर 9 तक। अब देखो 4 बात कर रहा है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, हम इसको रेस जेस्टे के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब सबसे पहले पढ़ाने से पहले इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ लिख लो, इसके केस लॉज को ध्यान से समझ लेना। पहला है रटेन वर्सेस क्वीन 1971, ठीक है, जिसमें जो वो कॉल करके बोलती है ना कि पुलिस को फोन लगाती है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, रेस जस्टिस का। फिर है ओ लियरी वर्सेस रिजेम 1946 का, ठीक है, प्रिजन रायोट से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस ट्रांजेक्शन की बात की गई है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879 से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें क्या बात की गई है, जो स्टेटमेंट है आफ्टर इंसिडेंट नॉट सेम ट्रांजेक्शन। भाई जब इंसिडेंट के समय वो स्टेटमेंट जो है आपने इंसिडेंट के बाद में दिए, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट कैसे हो गई, ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड है आर वेडिंगफील्ड वाला। फिर है हमारा आर वर्सेस क्रिस्टी 1914 का केस है, इसमें जो चाइल्ड की स्टेटमेंट को, ठीक है, क्योंकि एक टाइम गैप आ गया था, फिर चाइल्ड ने स्टेटमेंट दी थी, तो उसको भी रजिस्टर नहीं माना गया। 2 जगह जो है रजिस्टर नहीं माना, एक बेडिंगफील्ड में भी और क्रिस्टी में भी। फिर है आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973, इसमें क्या कहा गया, जो टेप रिकॉर्डेड जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ठीक है, वो भी एक रेलिवेंट एविडेंस इसमें माना गया है, ठीक है, ये भी रजिस्टर का ही पार्ट है, और मतलब इस सेक्शन 4 से रिलेटेड है। फिर आर वर्सेस फॉस्टर, ठीक है, 1834 का केस है इसमें, ठीक है, जो एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसमें जो इंजर्ड पर्सन है, ठीक है, उसने एक इमीडिएटली स्टेटमेंट दी थी, तो उसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना। फिर रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1997 का केस है, इसको कनेक्टेड सर्कमस्टांसेस के आधार पर क्या है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना। फिर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2013 का केस है, इसमें क्या था कि जो कनेक्टेड एक्ट हैं और जो कनेक्टेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना। सिंपल सी बात। अब देखो सेम ट्रांजैक्शन या वो भी फैक्ट्स रेलेवेंट है, तो यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करें, वो फैक्ट्स रेलेवेंट है जो सेम ट्रांजैक्शन में बन रहे हैं, ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुई है एक चीज, अब उसमें जो भी चीजें फॉर्म कर रही हैं वो सब सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और वो रेलेवेंट होगी, ठीक है। और ये बेशक से इशू में ना हो, ऐसे फैक्ट्स जो क्या है इशू में नहीं है, ठीक है, कोर्ट को डिसाइड नहीं करना है उस फैक्ट को, ठीक है, लेकिन वो इतने कनेक्ट है फैक्ट इन इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से कि वो उस सेम, क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10 चीजें हैं, 10 चीजों में से 8 चीजें फैक्ट इन इशू है और रेलेवेंट फैक्ट है, 2 चीजें फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन वो जो 2 है इन 8 से ऐसे कनेक्ट है कि एक सेम ट्रांजैक्शन बना रही है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वो भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। वेदर दे ऑकर्ड, अब यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा, क्या जो ये आपका फैक्ट है क्या सेम टाइम पर ही होना जरूरी है या सेम प्लेस पर ही होना जरूरी है? नहीं, सेम टाइम और सेम प्लेस भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन है। अब देखो इसकी जो इलस्ट्रेशन है, पहली है मर्डर से रिलेटेड, याद रखना, दूसरी है हमारी वेजिंग वॉर से रिलेटेड, याद रखना, तीसरी है हमारी डिफेमेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मर्डर वाली डेफिनेशन है, इसमें क्या है, जितनी भी स्टेटमेंट है उनको रेलेवेंट माना गया।
ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, वेजिंग वॉर से रिलेटेड जो हमारा ये इलस्ट्रेशन है, इसमें कहा गया जो जितनी भी विद्रोह की जितनी भी सारी घटनाएं थी वो क्या है, वो सभी रेलेवेंट है। उसके बाद आ जाइए सी, इसके सामने ना इसी तरीके से कीवर्ड लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ये इलस्ट्रेशन कहाँ से है। भाई हम कुछ प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, इतना कम पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा सी रिलेटेड किससे, डिफेमेशन लाइबल से, ठीक है। तो अब जब डिफेम आप कर रहे हो तो एक लेटर उसने दिया, फिर उसने दिया, तो जो भी एक दूसरे को ऐसे लेटर दिया, पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस सब कुछ इसमें रेलेवेंट माना गया, ठीक है, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है ना यहाँ पे। फिर है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो जहां जहां वो डिलीवरी करता हुआ गया है ना, ठीक है, वो सारी जो डिलीवरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो जो गुड्स और जो है गुड्स उनको डिलीवर किए गए हैं, तो हर जो स्टेज थी डिलीवरी की वो सब क्या है, वो सब रेलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है, वो सब रेलेवेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी क्या है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सेक्शन की, बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कौन से नंबर का सेक्शन था? तो अगर आप देखेंगे अभी तो ये 4 है, तब ये 6 था, है ना, तब ये 6 था रेस जेस्टे वाला, ठीक है, तब ये 6 था। इस तरीके से याद रखते हुए आपको चलना है। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक और बात याद रखना, जो ये कैसे याद रखोगे इंडियन ये जो बीएसए सेक्शन, तो देखो मैंने ना कुछ ट्रिक्स बताई थी, जैसे कि सेक्शन 5, ठीक है, सेक्शन 5 जो कि हमारा बात करता है, सॉरी सेक्शन 4 जो की बात करता है रेस जस्टे, फिर है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में 5 चीजें हैं, सेक्शन 5 में 5 चीजें हैं, कौन कौन सी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, और हमारा क्या क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स, और हमारा है अपॉर्चुनिटी। तो 5 आपको याद रहेगा क्योंकि 5 में 5 थिंग्स है। तो उसने बोला वो सारे फैक्ट्स जो हैं हम सबको क्या मानेंगे, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो फैक्ट्स कॉज बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, और स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहे हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको 5 में 5 चीजें याद रखनी है, क्या क्या, कॉज, इफेक्ट, ठीक, ऐसे ही याद रखना, कॉज, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, और क्या है हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन। अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो देखो पहली वाली इलस्ट्रेशन हमारी किससे रिलेटेड है, रॉबरी से रिलेटेड है, ठीक है। बी के पास पहले से पैसे थे, ठीक है, इस वाले अगर इलस्ट्रेशन में बात करें हम, तो बी के पास पहले पैसे थे, ये रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रॉबरी से पहले मनी पोजेशन जो है, जो रॉबरी से पहले ये क्या कर रहा है, मनी पोजेशन को प्रूव कर रहा है, इसीलिए। अगर मैं इसके बी की बात करूं, मर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर जो मर्डर हुआ है, यहाँ पे जो उसके स्ट्रगल के जो मार्क्स है, संघर्ष के जो निशान है, ये भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि घटना का इफेक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? घटना का इफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये इसका सी पॉइंट क्या है, पॉइजन वाला है, ठीक है। तो पॉइजन की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में, किसी के हैबिट के बारे में, ठीक है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो ये सब चीजें जानता था, तो वो ये रेलेवेंट माना गया है इसके अंदर, ठीक है। तो पॉइजन देने का क्या है, कॉज और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पॉइजन देने का क्या है इसमें, यहाँ पे कॉज और अपॉर्चुनिटी दोनों को ही सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है। इफेक्ट का मतलब क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ऑफ समथिंग हैपनिंग, जैसे कि ब्लड स्टेन हो गया, क्लोथ हो गए, जो फटे हुए कपड़े जिसे बोल रहे हैं हम, ठीक है, बुलेट मार्क्स हो गए, ये सब हमारा इफेक्ट होता है। ओकेजन क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होना, ठीक है, और सेट ऑफ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस जिसमें से क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, तो अफोर्ड कर रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, तो वो हो गया एक तरीके से हमारा ओकेजन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 इसकी इलस्ट्रेशन है, 3, रॉबरी, मर्डर और पॉइजन, तीनों रिलेटेड याद रखना, रॉबरी, मर्डर और पॉइजन, और इसमें सब कुछ ये क्या है, ये सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट माने जा रहे हैं। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक्शन 6। अब देखो, अब एक एक सेक्शन पीछे आते रहना, जैसे कि वो 4 था हमारा रेजिस्ट्रे, सॉरी रेजिस्ट्रे यहाँ पे 4 था, तो वहां पे 6 था, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने पहले याद रख लिया, अब इसको याद रखना और बाद में उसके साथ कंपेयर करते हुए चले जाना। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने रेजिस्ट्री वहां पे पढ़ा था 6 में, ठीक है, रेजिस्ट्री पढ़ा था 6 में, उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज ऑफ इफेक्ट, तो हमने वहां 5 में पढ़ा, तो एक एक पीछे होते हुए चले जाना, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करके आ जाइए हमारा
तो ये हमने 5 में 5 चीजें पढ़ी। अब 6 को आधा कर दो, 6 के आधे में हम देखेंगे 3 होता, तो 6 के अंदर 3 चीजें दी गई हैं। मोटिव, प्रिपरेशन ऑफ प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये भी क्या होता है, ये भी हमारा होता है रेलेवेंट। ठीक है, तो हमने कहा कि कोई भी ऐसा फैक्ट हम उसको रेलेवेंट मानेंगे जो क्या दिखा रहे हैं, जो किसी चीज का मोटिव दिखा रहे हैं। कोई फैक्ट अगर मोटिव दिखा रहा है, प्रिपरेशन दिखा रहा है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की, हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, अरे यार पढ़ते पढ़ते, मोटिव और प्रिपरेशन वो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना और एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुनना। ये कह रहा है हमारा सबसेक्शन 2, जो कंडक्ट है पार्टी का, ठीक है, कंडक्ट है पार्टी का या फिर उसके एजेंट का पार्टी के, ठीक है, किसमें, सूट और प्रोसीडिंग में, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन, ठीक है, या फिर रेलेवेंट or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto and the conduct of any person, इन सब के conduct को, an offense against whom is the subject of any proceeding, जिसके अगेंस्ट क्या है, कोई जो है प्रोसीडिंग भी चल रही है ऑफेंस की, रेलेवेंट, तो उसका कंडक्ट भी रेलेवेंट है। ठीक है, ऑफेंस कर कर आयो, प्रोसीडिंग चल रही है, कंडक्ट भी रेलेवेंट है। ठीक है, इफ सच कंडक्ट, अब याद रखना ये जो कंडक्ट तब रेलेवेंट है अगर वो कंडक्ट क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, if such conduct influenced by fact in issue or relevant fact, whether it was previous or subsequent conduct। ठीक है, ऑफेंस से पहले और ऑफेंस का बाद का दोनों का ही कंडक्ट आपका क्या माना जाता है, रेलेवेंट माना जाता है, इतना सा याद रखो। अब यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन 1 कहता है जो कंडक्ट है, वर्ड कंडक्ट, ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कंडक्ट में हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट को, कंडक्ट में हम स्टेटमेंट नहीं मान रहे हैं, अनलेस अगर उस स्टेटमेंट के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं अदर देन स्टेटमेंट, जैसे कि किसी ने खिड़की खोलते हुए बोला देखो ना कपड़े यहाँ रखे हैं, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो उसने स्टेटमेंट देखी, स्टेटमेंट बोली कि देखो ना कपड़े यहाँ रखे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, वैसे रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन जैसे उसने खिड़की खोलते हुए बोला, ये एक्ट करते हुए बोला, तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी रेलेवेंट हो जाएगी, कंडक्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर, ठीक है, अगर हमने कंडक्ट के साथ इसको रेलेवेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 6 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो कहीं और रेलेवेंट नहीं हो सकती, किसी और जो है सेक्शन में रेलेवेंट हो सकती है, सही बात है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, ठीक है, जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है, एंड इज स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग व्हिच अफेक्ट सच कंडक्ट, ठीक है, वो भी रेलेवेंट माना जाएगा जब कंडक्ट, ठीक है, अब कोई स्टेटमेंट दी उस पर्सन के सामने, अब उस पर्सन का जो कंडक्ट उससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब वो क्या माना जाएगा, वो भी कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन से आप समझ पाएंगे, और ये बहुत, देखो कितनी सारी इलस्ट्रेशन है, एक एक करके फटाफट फटाफट हम इसको समझते हुए जाते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए को ट्राई किया गया, ठीक है, ए के ऊपर चल रहा है ट्रायल कि उसने जो है बी का मर्डर किया है। अब फैक्ट क्या, अब देखिए फैक्ट क्या है कि ए मर्डर्ड सी, ठीक है, ए ने क्या है सी का मर्डर किया था, बी को ये बात पता थी। अब ए ने क्या किया, ए ने मर्डर किया है सी का, और बी क्यों किया, क्योंकि बी ने उसको बोला था, ठीक है, बी उससे पैसे मांग रहा था, एक्सटॉर्ट कर रहा था, ठीक है, मतलब फिरौती बोलते हैं ना आई गेस, हाँ, पैसे मांग रहा था, एक्सटॉर्ट, ठीक है, क्या कह रहा था, कि ए को डरा रहा था कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं ये सबको बता दूंगा कि तूने जो है सी का मर्डर किया है, और ये एक रेलेवेंट फैक्ट है कि इसकी वजह से उसने जो है बी का मर्डर किया होगा, तो ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है एक का, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए हमारा, तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये मोटिव शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, मोटिव, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहा था ना ए को, इसलिए अब उसके पास क्या गया, ये मोटिव शो कर रहा है। बी कह रहा है ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज अलेज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब देखो ए ने उस जो है बी के खिलाफ सूट फाइल किया और बोला कि देखो इसको, इसने ये बॉन्ड जो है बनाया था, इसको मेरे पैसे देने हैं। बी कहता है नहीं नहीं, मैंने ये बॉन्ड नहीं बनाया। तो अब ये बात कि जब ये बॉन्ड बना था उस टाइम पे बी को पैसे की जरूरत थी, ये एक रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि ये फाइनेंशियल लीड है, ठीक है, और जो सपोर्ट कर रही है कि एग्जीक्यूशन हुआ होगा बॉन्ड का, ठीक है, तो ये भी मोटिव से रिलेटेड है। उसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूं, ठीक है, सी रिलेटेड है हमारा प्रिपरेशन से, क्योंकि उसको ट्राई किया गया है मर्डर के लिए, क्योंकि पॉइजन से मर्डर हुआ है, और ठीक है, और बी की डेथ से पहले ए ने जो पॉइजन खरीदा है
और जो बी की जिस पर्सन से डेथ हुई है वो सिमिलर है, तो ये भी रेलेवेंट है, क्योंकि परचेज करना पर्सन को एक तरीके की प्रिपरेशन दिखा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं ई की बात करूं, ई हमारा रिलेटेड है मेकिंग ऑफ विल से रिलेटेड, ठीक है, और ये भी किससे ये जो हमारा फॉल कर रहा है ये भी प्रिपरेशन से फॉल कर रहा है। कि अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये है कि जो ये डॉक्यूमेंट है क्या ये एक ही विल है, तो ये फैक्ट है कि नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज विल, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है जब बिल बनी, बिल से कुछ थोड़े टाइम पहले ही ये इंक्वायरी कर रहा था, ठीक है, इनटू द मैटर विच द प्रोविजन ऑफ द एलिजिबल रिलेट, ठीक है, बिल इससे रिलेटेड ना जो है इंक्वायरी कर रहा था ए, जब ये बिल बनी थी उससे पहले, और उसने एडवोकेट से भी कंसल्ट किया था। अब देखो ये सब चीजें वो क्या है कि बिल बनने से पहले उसने जब कोर्ट एडवोकेट से जो है कंसल्ट की, ये सब क्या दिखा रहा है, उसकी प्रिपरेशन को दिखा रहा है मेकिंग ऑफ बिल की, ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा हो गया रेलेवेंट। ई क्या बात कर रहा है, जो यहाँ पर ई बेसिकली बताऊं तो एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, और फॉल्स एविडेंस वगैरह की बात की गई है, तो ये भी रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि उसे कंडक्ट को दिखा रहे हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, फैक्ट दैट ईदर बिफोर एट द टाइम ऑफ आफ्टर द एलिज्ड क्राइम ए प्रोवाइडेड एविडेंस which tend to give to the facts of the case appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented, तो उसने बाद में ये सब चीजें की है ना, तो इसका कंडक्ट हो गया है, ठीक है। फिर आ जाइए एफ पर, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी के साथ लूटपाट की है, तो फैक्ट दैट बी वाज रॉब्ड, सी सेड इन एज प्रेजेंस, ठीक है, सी ने क्या कहा था कि प्रेजेंस में पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब, ठीक है, पुलिस को ढूंढने आ रही है जिसने बी के साथ लूटपाट की, और ठीक है, और इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे, और ए भाग गया, ये बात सुनते, तो उसका रेलेवेंट कंडक्ट है, ये कंडक्ट रेलेवेंट है, और ये कौन सा कंडक्ट है, इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, क्योंकि ऑफेंस के बाद की बात है, दो तरीके की बात की गई है ना यहाँ पे। उसके बाद हमारा जी की अगर हम बात करें, ये इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये है, देखो इसका सिर्फ सिंपल सी बात याद रखना, चुप रहना भी कंडक्ट हो सकता है, ये हमारा ई में है, सॉरी ये हमारा जी में है, ठीक है, और ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। साइलेंस, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन एक्विजिशन में बी रेलेवेंट कंडक्ट, ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा एक रेलेवेंट कंडक्ट है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारा, यस आ जाइए जे पर, जे भी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम, अब उसके साथ ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस के तुरंत बाद उसने क्या किया, एक कंप्लेंट की, सर्कमस्टांसेस अंडर विच, अब जिस जिस सर्कमस्टांस में उसने वो कंप्लेंट की है, भागते हुए आई है, रोते हुए आई है, कैसी परिस्थितियां थी, कितने लोग साथ थे, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स यहाँ पे जो है, ठीक है, टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली जो वर्ड्स उसने बताए हैं, इस तरीके से ये सब हमारे क्या है रेलेवेंट माने जाएंगे। अब आ जाइए उसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉस पे, जो कि हमारे क्या है, हमने सेक्शन 4 के तो इंपॉर्टेंट केस लॉ कर लिए, अब कर लेते हैं हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के। 5 के अंदर आप जो है दो इंपॉर्टेंट केस लॉस को लिखिए, एक तो इंडियन एयरलाइन वर्सेस माधुरी चौधरी 1965, ठीक है, यहाँ पर जब एरोप्लेन का जो क्रैश हो गया था, तो उसमें जो इंसिडेंट था, जो मतलब ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, जो उसके कॉज थे एक्सीडेंट के, उसको भी रेलेवेंट माना गया है। और एक हमारा इंपॉर्टेंट है आर वर्चेस रिचार्डसन, ठीक है, इसमें क्या है, एक यंग गर्ल होती है कॉटेज में, ठीक है, और सरकमस्टांसेस को देखकर और ओकेजन का इसका फायदा उठाते हुए उसका क्या है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद रटेन वर्सेस रेजिना, ठीक है, रटेन वर्सेस रेजिना, याद रखना कंफ्यूज मत होना, रटेन वर्सेस जो रेजिना वाला केस है वो रेस जस्टिस में नहीं है, वो हमारा किसमें सेक्शन 5 में, फैक्ट एज ओकेजन कॉज इफेक्ट स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी वाले में, 5 सेक्शन 5 5 चीजें, ठीक है। तो उसमें क्या था, शूटिंग, वो अपनी वाइफ को मार देता है, शूटिंग ऑफ वाइफ, ठीक है, और जो स्टेट ऑफ थिंग्स है अब यहाँ पे हमने उसको भी रेलेवेंट माना, इवन मतलब कोर्ट ने रेलेवेंट माना है, ठीक है, तो हो गया हमारा एक खत्म। 7 बात करता है सेक्शन 7 थिंग्स की, सेक्शन 7 बात करता है 7 थिंग्स की, कि वो फैक्ट्स भी फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जो जरूरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट, ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट और जो है फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। देखो कितनी चीजें हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ठीक है, अंडरलाइन करते जाना, एक्सप्लेन वर्ड को कर लो, ठीक है, ये सब मैं एक्चुअली क्लासेस में जो होते हैं ना स्टूडेंट्स उनको पढ़ाती हूँ, इतना
लेकिन ठीक है, पेपर है तो करो तैयारी अच्छे से। तो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ठीक है, और सपोर्ट और रिवर्ट एंड इन्फ्रेंस, इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, फिक्स द टाइम और प्लेस, और रिलेशन ऑफ पार्टीज, ये हमारी 7 चीजें हैं, ठीक है। और ये फैक्ट नेसेसरी और एक और किससे रिलेटेड है इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये हमारा टीआईपी से, ठीक है। इसके बाद इसकी इलस्ट्रेशंस है एफ तक, इसमें से आपको जो इलस्ट्रेशन याद रखनी है वो एक इलस्ट्रेशन जहां से क्वेश्चन बनता है वो सी वाली इलस्ट्रेशन याद रखनी है, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग केस वाला है ये रिलेटेड, और आपको एक याद रखनी है एफ वाली अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, कि जो एक पेपर ट्रायल चलता है राइट के लिए, ठीक है, 191 का जो बीएनएस है, और ये साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि वो क्या कर रहा था, मार्च कर रहा था, मतलब नेता बन रहा था और उस मॉब के आगे आगे चल रहा था। तो जो भी उस टाइम पे नारे लग रहे थे उस मॉब में, वो सब रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 8। इस देखो अभी सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आता है, ध्यान से सुनना ये सेक्शन 8 किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो सेक्शन 8 है ना, इसका पर्पस है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, की कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, उसको प्रूव करने के लिए सेक्शन 8, ठीक है, ये हमारा इसका जो पर्पस होता है सेक्शन 8 का, सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए। दूसरा, ये शो करने के लिए कि पर्सन उसका पार्टी था या नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी, सिंपल सी बात है कि कॉन्स्पिरेसी में ये पर्सन उसका मेंबर था या नहीं था, कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, सेक्शन 8 इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना और ये स्टैब्लिश करना कि कौन कौन कॉन्स्पिरेसी के पार्टी और मेंबर थे। तो देखो कोई भी चीज, एनीथिंग सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, उसमें कहा, इसमें से ये सेक्शन सिंपल सी बात कहता है कि where there is a reasonable ground to believe that 2 or more person have conspired together, conspiracy के लिए एक से ज्यादा बंदा ही चाहिए, मतलब तो यहाँ पे क्या वर्ड याद रखना है, 2 or more, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगर क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है इसको इस बात पर बिलीव करने के लिए कि 2 और 2 से ज्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, किस चीज की कॉन्स्पिरेसी की थी, ऑफेंस कमिट करने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबको पता है कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, ठीक है, अरे लेकिन किस चीज की कॉन्स्पिरेसी, एक तो ऑफेंस से रिलेटेड, या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ऑफेंस से रिलेटेड, एक्शनेबल रॉन्ग से रिलेटेड, एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्सन। अगर 10 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनमें से किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी जो है किया, और किसी ने कुछ भी लिखा, ठीक है, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जो जिस वजह से उनकी कॉमन इंटेंशन डेवलप हुई, जैसे मारने के लिए कॉमन इंटेंशन, उन सबकी इंटेंशन है कि हमें एक को मारना है। अब सब ने मिलकर क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की, अब उसके जो है रेफरेंस में, उस कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन, जब उन्होंने ये इंटेंशन बना ली एक को मारना है, उसके बाद जो उन्होंने कहा, ये सारा यहीं से खेल हो जाता है। आफ्टर नहीं लिखेंगे और पूछेंगे फिर हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए याद रखना, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय वन ऑफ देम इज रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट द ईच। तो उसमें से जो भी कोई कह रहा है, एक बंदा, एक कॉन्स्पिरेटर, वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट क्या है, इज अ रेलेवेंट फैक्ट, ये एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग, ठीक है, एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस। अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 2 चीज कि इसका एम क्या, सेक्शन 8 का, ये सब पढ़ लिया, ठीक है, अरे ये तो पढ़ो, क्यों, एज वेल एज किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट हुई थी, एंड फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट कि ये पर्सन उसका पार्टी था, सिंपल सी बात, ठीक है। इलस्ट्रेशन इसकी ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा सेक्शन 9, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेलेवेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ली ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई इसी से तो रिलेटेड है, प्ली ऑफ एलाबाई इसी से तो रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, इररेलेवेंट फैक्ट, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो इररेलेवेंट फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं अगर वह क्या हो रहा है, किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंस हो, या उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना रहे हो, यही बात की गई है, तो फिर वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ये दोनों यही बात करें, तो फर्स्ट में याद रखना आपको मार्क करना है इनकंसिस्टेंट फैक्ट, और सेकंड में आपको मार्क करके रखना है हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, सिंपल सी बात। इलस्ट्रेशन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है ए वाली, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे, फैक्ट दैट कि वो तो लद्दाख में था, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया।
आ जाइए हमारा, अब इसको हमें सेक्शन 9 तक ही कंप्लीट करना था, ठीक है, 3 से लेकर 9, फिर 12 और 13। अब देखो, अब हम इसके करते हैं पहले इंपॉर्टेंट केस लॉस, ठीक है, 9 से क्या था हमारा, 6 तक करा दिए थे ना केस लॉस। अब हम कर रहे हैं 7, 8, 9, ठीक है। केस लॉस 7 का आइडेंटिफिकेशन परेड वाला जो 7 का जो है हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉस, लिखते जाना फटाफट फटाफट 1 लाइन में। सुनो, एक तो है लक्ष्मीराज सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1988। इसमें कहा गया फोटोग्राफ से भी आइडेंटिफिकेशन जो है की जा रही थी, उससे रिलेटेड है, फोटोग्राफ से आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है ये लक्ष्मीराज शेट्टी का केस। उसके बाद आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का केस, टीआईपी नहीं हुई थी इस केस में, तो कहा गया टीआईपी मैंडेटरी भी नहीं है, सिंपल सी बात। फिर है चमन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एआईआर 1992, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपने कराई है वो अनरिलायबल है, ठीक है, ठीक से नहीं कराई है आपने, ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर कन्विक्शन भी अनसेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ। फिर आ जाइए सेक्शन 8 कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। एक तो आर वर्सेस ब्लेक वर्सेस टाई, आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई, ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया, जो एक्ट है इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या था, आफ्टर द कॉमन इंटेंशन हैज बीन मेड, यही था ना। तो क्या यहाँ पर क्या बात की गई, जो एक्ट हो रहा है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए, ठीक है, तो वो रेलेवेंट होगा। और है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, जो कि 1940 का, वो कहता है कि जो यहाँ पे जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, कौन जो है को कॉन्स्पिरेटर का स्टेटमेंट तभी रेलिवेंट होगा जब वह क्या है, कॉन्स्पिरेसी सब्सिस्टेंस में हो, है ना, हमने ये तो पढ़ा था ना, ठीक है, और कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में ही हो। अब आ जाए हमारा सेक्शन 9 जो प्ली ऑफ एलाबाई से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके बाद है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगढ़ सिंह, ठीक है, 1978, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्ली ऑफ एलाबाई का, वही बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे रहेगा जो ये कह रहा है, जो असर्ट कर रहा है प्ली ऑफ एलाबाई को, ठीक है। और फिर भुवोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर 1949, इसमें कहा क्या, जो ये किससे रिलेटेड है, प्ली ऑफ एलाबाई, ठीक है। तो जो डिसइंटरेस्टेड और जो इम्पार्शियल विटनेस है, ठीक है, उनकी क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू जो है ज्यादा होती है। उसके बाद है हमारा वही जुम्मी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी बोला गया था प्ली ऑफ एलाबाई का जो बर्डन होता है वो एक्यूज के ऊपर होता है। अब आ जाइए हमारा क्या बचा, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 को और 13 को। सेक्शन 12 देखो, सिंपल सी बात ही कह रहा है, सेक्शन 12 जो फैक्ट शो कर रहे हैं, अब पता है ये आपने इसको सीक्वेंस में याद रखना, पूछा गया था, इधर उधर वर्ड्स कर दिए गए थे, ठीक है। तो जो फैक्ट शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि क्या स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ठीक है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस और रेशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट, ये सब हमारे क्या है, रेलेवेंट फैक्ट हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको याद रखना आईकेजी एनआरआई। एनआरआई तो आपको हमेशा याद रहेगा ना, अगर आपने एनआरआई भी याद रखा तो भी आप वर्ड को इधर उधर, और देखो इलविल के साथ गुडविल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो एनआरआई याद रख लेना, एनआरआई, ठीक है। और आईकेजी ऐसे याद करो, आई मतलब इंटेंशन से आई, केजी एनआरआई, आप बता रहे हो कि मैं आई केजी एनआरआई, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं ऐसे ट्रिक्स कैसे बना लेती हूँ पता नहीं आप लोगों को, ठीक है, मेरा पर्पस है सिर्फ आप लोगों को याद रहे, अब भूलोगे नहीं, ये आप सीक्वेंस कभी नहीं भूल सकते, आई के जी एन आर आई, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है वो फैक्ट भी रेलेवेंट होंगे जो क्या शो कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। लेकिन जब आप बता रहे हो ना स्टेट ऑफ माइंड को, वो जनरली वाली आपको स्टेट ऑफ माइंड नहीं बतानी है, आपको वो पर्टिकुलर वाली बतानी है। इसके सामने लिख लो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जनरल होना चाहिए आपका स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, जो आपका, और या फिर आपका जो है ये वर्ड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जनरली, हाँ, पर्टिकुलर होना चाहिए, तो नॉट जनरली, पर्टिकुलरली आपको क्या है, उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड से जो रिलेटेड ये सारी चीजें हैं वो पर्टिकुलर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हाँ एक ये तो हैबिट है चोरी करने की, इस तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन के सामने आपको लिख लेना है कि स्टेट ऑफ माइंड जो है जनरल नहीं बल्कि पर्टिकुलर मैटर और पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में ही होना चाहिए,
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बात की गई है प्रीवियस कन्विक्शन, लिख लेना इसके सामने, ठीक है। प्रीवियस ऑफेंस अगर रेलेवेंट हो तो प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट मानी जाएगी, और क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है। 3 इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, बी वाला, एक तो काउंटरफीट करेंसी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चले जाना। एक हमारा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जी वाला, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। एक और सी फेरोशियस डॉग वाला, ठीक है। तो काउंटरफीट करेंसी वो क्या कर रहा है ना कि काउंटरफीट करेंसी दे रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि उसके पास ऑलरेडी और सारी भी पजेस थी, ठीक है। तो उसका स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है ना ये, कि उसको नॉलेज थी या इंटेंशन थी उसकी। तो प्रीवियस और वो प्रीवियसली जो है प्रीवियस नॉलेज जो है कन्विक्ट हुआ है, तो वो ये शो कर रहेगा। फिर फेरोशियस डॉग, ठीक है, उसने पहले भी काटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉलेज से रिलेटेड हो गया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, अब देखो वहां से कंपेयर करके पढ़ना है, तो मैंने बताया था ना सेक्शन 4 जो कि हमारा रजिस्ट्री यहाँ है, वहां सेक्शन 5 है, उसके बाद एक एक कम कर देना हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 22, 23, 24, ठीक है, कन्फेशन से रिलेटेड। सिंपल से समझाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें, मतलब एज सच वो इसमें कहा गया कि कोई भी कन्फेशन अगर आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोअर्शन और प्रॉमिस के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज कंपेयर करना, फिर बताना कितनी मेहनत मैं पता है क्यों कर रही हूँ, बार बार इसको क्यों खोल रही हूँ, उधर वापस क्यों जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आप लोगों को ना वैसे क्लियरिटी रहे। वो क्लियरिटी की वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। यहाँ पे क्या लिखा है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोअर्शन। हुआ ना ये एक्स्ट्रा एड यहाँ पे, ठीक है। तो जो है कन्फेशन अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं, तो ये इररेलेवेंट मानी जाएगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है। सिंपल सी बात ये की गई है। और बात की गई प्रोवाइडेड इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन, प्रॉमिस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट हैज बीन फुली रिमूव्ड, इट इज रेलेवेंट, ठीक है। इसके हमारे क्या है, 2 प्रोविजो हैं। ये दोनों प्रोविजो को अच्छे से समझते हैं, चलो कोई जल्दबाजी नहीं करते, अच्छे से समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे लग रही है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो देखो पहले क्या कह रहा है, ये वाला तो सिंपल सी बात है कि कन्फेशन इस तरीके से आप नहीं, अगर कन्फेशन आपने कैसे ली है, कन्फेशन जो एक्यूज की ली है आपने इस तरीके से, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय ये सच, ये सब क्या है, इस तरीके का जो कन्फेशन जो आपने लिया है, ये जो ये इम्प्रेशन है, कैसा इम्प्रेशन, थ्रेट वाला, ये सब रिमूव हो गया, कोई डर वगैरह की गुंजाइश नहीं थी, कुछ भी गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कोई कन्फेशन लिया जा रहा है, फिर वो रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोअर्शन, थ्रेट, इंड्यूसमेंट ये सब तो फुली रिमूव हो चुका था उस टाइम पे, कि उसको कोई डर वर था ही नहीं, उसने वैसे ही कन्फेशन दिया, तो वो रेलेवेंट होता है। ये प्रोविजो में दिखा है, तो सब ऐसे डायरेक्ट पढ़ के चले जाते हैं, प्रोविजो तक तो पहुंच ही नहीं पाते, प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट मेरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। जैसे किसी को ये बोल के कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता तूने मर्डर किया, अब उसने इस प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में क्या कन्फेशन कर दिया, तो क्या हम इसी बात पे इसको इरेलीवेंट कह देंगे क्योंकि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में दे दिया? नहीं, अगर जब कन्फेशन वैसे रेलेवेंट है तो हम इस बेसिस पे उसको इरेलीवेंट नहीं कह देंगे, क्योंकि उसने प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में ये सब चीजें बताई थी, ठीक है। या फिर डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया था उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर बात की गई है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। देखो कोई भी अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहा है एक्यूज, वो कभी भी क्या है, वो उसके अगेंस्ट प्रूव की ही नहीं जा सकती है उस जो है एक्यूज के खिलाफ, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे रहे हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर क्या लिखा है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, अगर वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में भी है, तो भी आप क्या है, तो भी क्या है कि वो कन्फेशन जो है उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात याद, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, क्या कहते हैं, और वो मजिस्ट्रेट को दे रहा है कन्फेशन, तो फिर वो रेलेवेंट होती है, फिर वो उसके अगेंस्ट में प्रूव की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट when any fact is deposed as to discovered in consequences of information received from a person accused in the custody of police officers, such information whether it amounts to confession or not as to discovery may be proved। ये सिंपल सी बात कहता है, उसने कन्फेशन दी, उसकी कन्फेशन से कुछ चीजों की डिस्कवरी हुई, तो कन्फेशन तो आपका इरेलीवेंट हो जाएगा, जो जो चीज डिस्कवर्ड हुई है वो रेलेवेंट हो जाएगी, वो यूज प्रूव की जा सकती है ना। अब हमारा सेक्शन 24 ये कहता है
consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under trial for the same offense. बेसिकली joint जो है कन्फेशन की बात कर रहा है, जॉइंट ट्रायल की बात कर रहा है। एक बार आप यहाँ पर आ जाओ कन्फेशन वाले पॉइंट पे। हमने कन्फेशन कहाँ पढ़ा था? 22, 23, 24, 3 में। यहाँ पे कन्फेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 24 से। ऐसे याद रखना, वहां पे 22, 23, 24 है, बीएसए में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 24 से। अब देखो यहाँ पे 24 में कन्फेशन थी, 25 में कन्फेशन थी पुलिस ऑफिसर, और 26 में अलग थी पुलिस कस्टडी की, लेकिन वहां पर 23 में ही ये सब डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर 27 थी, ये जो इंफॉर्मेशन जो है रिसीव की है, ये रिमूवल, अगर ये जो है रिमूव हो जाए डर वगैरह, तब वो मान लिया जाएगा। अब इसको क्या किया है? अब इसको प्रोविजो में डाल दिया गया है, 22 के प्रोविजो में डाल दी गई है ना ये चीजें, ठीक है। उसके बाद ये जो सिक्रेसी वगैरह में दिया, तो आप इसको इसलिए नहीं मान लेंगे, इरेलीवेंट नहीं मानेंगे। ये 29 में अलग दिया है, जबकि इसको 22 में ही लिख दिया गया है। इन सबको 22 में तो जो है लिख दिया गया है ना प्रोविजो के अंदर, अगर आप देखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा 30, जो बात कर रहा है, अब वो डायरेक्ट 24 में पहुंच चुका है, ठीक है। वो डायरेक्ट 24 में पहुंच चुका है। सोचो कितने सेक्शंस को बीच में मर्ज करके और एक में ही डाला गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए 24, जो बात कर रहा है कंसिडरेशन, हाँ, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। जॉइंट ट्रायल की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है इसमें, मतलब कुछ ऐसा सच है नहीं। ये इसमें ये याद रखो ऑफेंस, ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया है इसमें। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सेक्शन 24 का एक्सप्लेनेशन 1 में ऑफेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, और अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कमिट ऑफेंस को एक जगह लिख देंगे, और ऊपर नीचे प्रोहिबिटेड बाय लॉ ये करके कंफ्यूज कर देंगे, और आप वही मार्क कर मतलब जो है मार्क करके आओगे। लेकिन करना आपको ये है कि जहां पर ज्वाइंट ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है, जहां पे ज्वाइंट ट्रायल की बात हो रही है वहां पर क्या है, ये मतलब है। एक्सप्लेनेशन 2 किससे रिलेटेड है? प्रिज्यूम किया जाएगा ज्वाइंट ट्रायल, ठीक है, अ ट्रायल ऑफ मोर देन, जैसे क्या है, ट्रायल चल रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, उसमें से अब्सेंट हो गया है, ठीक है, एक एक्यूज, या फिर एब्सकॉन्ड हो गया है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है प्रोक्लेमेशन का जो 84 में दी गई बीएनएसएस की, ऐसा माना जाएगा कि वो ज्वाइंट ट्रायल ही चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया है। अब हमारा क्या रह गया है? 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझा दूंगी, कभी नहीं भूलोगे ना, कभी गलती करोगे। अब आ जाओ हमारा सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन, वहां पर कहा था 32 में था हमारा डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो इसको जल्दी से बताऊंगी और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट दी गई रेलेवेंट फैक्ट की। अब जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी वो डेड हो गया है, फाउंड हो गया है, ठीक है, वो उसको ढूंढा नहीं जा सकता, कैन नॉट फाउंड, ये वर्ड याद रखना तीनों, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड, और बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, ये तीन चीजें हैं। या फिर डिले हो जाएगा अगर हमने उसको बुलाया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो ऐसे में स्टेटमेंट हम क्या मान रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। पहले किस बात से, इसको आप याद रखना, जो मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है, ट्रिक इसकी है सीबी आईपीआर, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? सीबी, क्योंकि पहला अगर आप देखेंगे तो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है, ठीक है, सीबी आईपीआर, ठीक है, सीबी आईपीआर एफ ए एफ, ठीक है, सीबी सॉरी डीबी आईपीआर एफ ए एफ। अब देखो सी में क्या है कि अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी कॉज ऑफ, मतलब वो पर्सन जो बता रहा है स्टेटमेंट उसी की डेथ और उससे रिलेटेड है, दूसरे पर्सन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए में मार्क कर लो कॉज ऑफ, बी से लिख लो डेथ वाली बात यहाँ पे की गई है। फिर है बिजनेस, और बी से हमारा हो गया बिजनेस या प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान, ठीक है, कोई भी एंट्री, कोई भी एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है हमारी रेलेवेंट मानी जाएगी। आई में क्या है हमारी जो इंटरेस्ट, पैक्यूनरी और जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, ठीक है, किसी पर्सन ने जिसको भी ये ढूंढा नहीं जा सकता, ठीक है, ये एविडेंस देने नहीं आ सकता, ये सब उसने क्या है, अगर किसी पर्सन ने अपने पैक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दी है तो वो भी क्या हमारी रेलेवेंट है। फिर डी बात करता है हमारी पब्लिक राइट, है ना, पब्लिक कस्टम से रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी रेलेवेंट है। आर उसके बाद हमारा आ गया ई, ये हमारा किससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आईपीआर हो गया ना, आई से इंटरेस्ट, पी से पब्लिक राइट, और आर से हो गया हमारा रिलेशनशिप, तो ई में क्या हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टेटमेंट होती है, ठीक है, तो और स्पेशल नॉलेज के साथ दी जाती है, तो वो भी हमारा क्या है
रेलिवेंट होता है। फिर हमारा FAF, एफ में हमारा फैमिली डॉक्यूमेंट्स की स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप और बिटवीन जो है पर्सन डिसीज, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप बता रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मार्क कर लेना एफ में कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है ना, वो किस किस के बीच में हो रही है, पर्सन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन डिसीज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है जी बात कर रहे हैं सेक्शन 11A की जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड, और कोई भी इंप्रेशन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कई व्यक्ति की फीलिंग है, इंप्रेशन, जैसे अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया, अचानक से कुछ हुआ, तो उस तरीके अब उस पर्सन को ढूंढा ये सब नहीं जा सकता, तो भी इनकी क्या है, जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सिंपल, कुछ भी नहीं बचा, तो हमने डाइंग डिक्लेरेशन को भी अच्छे से कर लिया, इसको जो है DB IPR FF से याद रखना, ठीक है। ऐसे पर्सन जिन्होंने ये सब स्टेटमेंट दी है, जिनको ढूंढा नहीं जा सकता, तो उनको हम प्रूव किया जा सकता, उसकी जो है स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारा सेक्शन 39 से लेकर 45 तक, इसको वन वर्ड में पढ़ना, इसमें कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं है। 35 से लेकर हमारा 39 तक फटाफट से सुनना, ठीक है। 39 से लेकर 45 तक। 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है ना, एक्सपर्ट की ओपिनियन, ठीक है। अब ये याद रखना कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में जो है कोर्ट को ओपिनियन चाहिए एक्सपर्ट की, तो कोर्ट को चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। FSA, ओ हाय, FSA, तो देखो एफ फिंगर जो है, यहाँ से एक सेकेंड, फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, ठीक है, FSA, फिर O, ठीक है, O, फिर हाई, ठीक है, हैंड राइटिंग और इम्प्रेशन, ठीक है, HI, एंड ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन, फिंगर इम्प्रेशन, सिंपल सी बात है, ये 7 चीजें दी गई हैं आपको, ठीक है। इनमें कोर्ट को जरूरत है एक्सपर्ट के ओपिनियन की, कोर्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है बी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। तो क्या जब ए ने ये क्राइम किया, जो है ए जब ये एक्ट कर रहा था, तो क्या वो अनसाउंड था या नहीं था, ठीक है। सी हमारा रिलेटेड है हैंड राइटिंग से, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 जो सबको लगता है ही नहीं, इलस्ट्रेशन में कहीं खो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अगर कोर्ट को किसी, अगर कोर्ट को किसी कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में ओपिनियन बनानी हो, तब ये सब चीजों में ओपिनियन बनानी है तो ओपिनियन एक्सपर्ट है, लेकिन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर जो है कोर्ट को अगर अपनी ओपिनियन बनानी है, तो सेक्शन 79(2) के क्लॉज का यूज करके एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, कौन है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सेक्शन 79 का ए, यहाँ पर देखो लिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये ओपिनियन ऑफ, ये ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो ये बेसिकली अपना ओपिनियन देने आएंगे, सिंपल सी बात। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट, और ये भी हमारे एक्सपर्ट हैं। सेक्शन 40 ये कहता है कि जो भी यहाँ पर आपने जो है आपने ओपिनियन दिया है ना एक्सपर्ट, ठीक है, आप ये बताओ आपने किस ग्राउंड पे दिया है। अब वो ग्राउंड जो है वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे क्या है माने जाएंगे, वो भी रेलेवेंट होते हैं, मतलब जो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ऐसे जो हमारे फैक्ट, जो ऐसे ही हमारे जो क्या है फैक्ट, जो ओपिनियन की एक्सपर्ट को, जो ओपिनियन, जो एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंस कर रहे हैं, वो फैक्ट हमारे रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। आ जाइए सेक्शन 41। 41 ये कहता है, अब देखो किसी हैंडराइटिंग पर ओपिनियन फ्रेम करना है ना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, उसके लिए एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन का भी आप ओपिनियन ले सकते हैं हैंडराइटिंग पर, ठीक है, अगर वो एक्वेंटेड है, वो जानता है उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की हैंडराइटिंग को। एक्सप्लेनेशन ने बताया एक्वेंटेड का मतलब क्या होगा, कि या तो उस पर्सन ने उस पर्सन को लिखते हुए देखा है, तो हम बोलेंगे कि पर्सन को पता है हैंडराइटिंग के बारे में, या फिर वो उसके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करता रहता है, ठीक है, ठीक है, या फिर वो ऑथराइज्ड एंड एड्रेस टू, और व्हेन ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। 3 सिचुएशन हम बोलेंगे कि उस पर्सन के पास वो पर्सन जो है ओपिनियन फ्रेम कर सकता है हैंड राइटिंग से रिलेटेड।
सेक्शन 42 किस बारे में बात करता है कि अगर हमें ओपिनियन लेना है कि कोई जनरल कस्टम या जनरल राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पर एक वर्ड है वुड बी लाइकली टू नो, अगर हमें लगता है कि हाँ उस पर्सन को इसके बारे में जान मतलब पता होगा, संभावना होगी, उसका भी ओपिनियन ले रहे हैं, ये सब वर्ड्स याद रखना, ठीक है। जब कोर्ट को ओपिनियन बनाना है किसी जनरल कस्टम से और जनरल राइट से रिलेटेड, तो ओपिनियन, ठीक है, उस पर्सन का, यहाँ पे भी पर्सन का ओपिनियन ले रहे हैं जो, ठीक है, पर्सन का ओपिनियन जिसको हमें लग रहा है कि हाँ उसको इसके बारे में पता होगा, जिस जो जानता होगा इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वो ओपिनियन भी रेलिवेंट हो जाएगा उस पर्सन का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखो जनरल कस्टम और राइट में इंक्लूड किया गया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है। तो कस्टम और जो जनरल कस्टम और राइट है ना, इसमें इंक्लूड किया गया है कस्टम और राइट कॉमन टू एनी क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद हमारा सेक्शन 43, सेक्शन 43 किस बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है ओपिनियन एज टू यूसेजेस टीनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट। तो ये कोर्ट को अगर ओपिनियन बनाना है, ठीक है, किसी यूसेजेस से लेकर, ठीक है, और ये यूसेजेस और टीनेट्स किसके बॉडी ऑफ मैन है, किसी फैमिली से रिलेटेड, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, ठीक है, कि कब हुआ ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना, कैसे बना, कौन संभाल रहा है, ठीक है, या फिर किसी जगह पर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब क्या है, जैसे क्या होता है ना कहीं कहीं पर एक शब्द बोला जाता है तो उसके जो मतलब होता है वो जनरल मीनिंग से अलग ही होता है, ठीक है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जैसे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो जिसका सामान्य डिक्शनरी मीनिंग से अलग है, तो उस पर्टिकुलर एरिया और क्लास के लोगों को क्या है उसका उसके बारे में स्पेशल नॉलेज है, लोकल मीनिंग पता है, तो उसकी ओपिनियन भी रेलिवेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, या एक ये जो मैं एक की बात बता रही हूँ, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी मतलब फैमिली में कोई स्टैब्लिश कोई कस्टमर प्रैक्टिस है उसके ओपिनियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओपिनियन देने वाले व्यक्ति के पास क्या होना जरूरी है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। आ जाइए नेक्स्ट पर, हमारा है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अब हमें किसी पर्सन की रिलेशनशिप को देखना है, तो अब वो ओपिनियन कैसे, जैसे कि बोला गया इसमें कहा गया वन पर्सन टू, हमें यहाँ पे कोर्ट को ओपिनियन चाहिए कि वो कैसे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप थी, ठीक है। द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ओपिनियन आप दे रहे हैं ना, वो कैसे दे रहे हैं कि बाय कंडक्ट, उनके कंडक्ट से ऐसा दिखता था कि ना वो हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। जैसे एक पर्सन ने बोला कि ए और बी तो ऐसे साथ रहते थे, उनके कंडक्ट से लगता था वो हस्बैंड वाइफ होंगे, तो यहाँ पे उसकी जो ओपिनियन है इस रिलेशनशिप पे लेके जो है वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, प्रोविजो ये कहता है, ठीक है, कि ये ओपिनियन जो है मैरिज प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत, ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग में, या फिर सेक्शन 82 84 के तहत प्रोसिक्यूशन वाली जो प्रोसीडिंग है उसमें आप मैरिज प्रूफ करने के लिए क्या है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो किस लिए था ये ए और बी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप मस्ट बी एक्सप्रेस बाय कंडक्ट। आप ये नहीं कहोगे मुझे ऐसा लगता है, नहीं है, उसके कंडक्ट से ऐसा लगता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए 45, जो ग्राउंड्स है ना ओपिनियन के, किस ग्राउंड पे आपने ओपिनियन दिया है। अब देखो वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड ऑल्सो रिलेवेंट, ठीक है। तो उसके जो ग्राउंड होगा उस ओपिनियन का वो भी रेलिवेंट होगा। तो हमारा हो गया सेक्शन 45 तक कंप्लीट। अब देखो सेक्शन 45 से जो सेक्शन 39 से लेकर 45 तक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। सेक्शन 39 से लेकर 45 तक उसमें एक ही है, फकरुद्दीन। एक तो सेक्शन 39 का लिख लो इंपॉर्टेंट, अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम हुसैन, ओपिनियन ऑन फॉरेन लॉ से रिलेटेड है। दूसरा राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग जो है बाय एक्सपर्ट, उससे रिलेटेड है। फिर ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग से सेक्शन 41 में बात की गई है, फकरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो पर्सन एक्वेंटेड है उसकी राइटिंग से उसकी भी ओपिनियन ली जा सकती है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सेक्शन 45 तक। अब आ जाइए सेक्शन 47, 48, 49, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट में इतना इजी तरीके से समझाऊंगी, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ये बहुत याद रखना। अच्छा एक बार इसका कंपेयर तो कर लें, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ये सेक्शन 39 में हमारा था, ठीक है, सेक्शन 39 में था ना जो है ओपिनियन, एक्सपर्ट के ओपिनियन, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियन की बात, ठीक है, एक्सपर्ट के ओपिनियन की बात हम यहाँ करते हैं। तो
एक्सपर्ट का ओपिनियन कहाँ दिया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट में, बताइए। 45 में, ठीक है। कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, 45 से। और फिर वही देखो, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो यहाँ पे 45 ए था, उसको साथ में ऐड कर दिया गया है, याद रखना, ठीक है। फिर फैक्ट्स बियरिंग अपॉन हैंड राइटिंग, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, ये फिर उसको क्या है, ऐड कर दिया गया, राइट और कस्टम, ठीक है, टीनेज ओपिनियन रिलेशनशिप पर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आ जाइए हमारा, देखो अब करेक्टर कब रेलेवेंट होता है। देखो सिविल केसेस का तो कुछ नहीं रहा, 46 तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, 47, 48, 49 आ रहा है। देखो क्या कहा गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो एक्यूज होता है ना, वो अच्छे कैरेक्टर का है, ये रेलेवेंट है। लेकिन उसके बाद यहीं पे सीधा की गई है, देखो याद रखना 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस्मत तुम्हारी अच्छी रही तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस बार, ठीक है। 48 एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑन प्रीवियस एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। देखो क्या होता है कि यहाँ पे बात की गई है कि जब प्रोसिक्यूशन चल रहा होता है तो एक अपराध, जो महिला के साथ अपराध हुआ है, वो ये वाले रेप के ऑफेंसेस हुए हैं, या फिर ठीक है, या फिर अटेम्प्ट हुआ है ऐसे ऑफेंस करने का। अब मुद्दा ये उठा कि क्या उस विक्टिम की, ठीक है, जो उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, क्वेश्चन आया सामने कोर्ट के ये। अब उसकी कंसेंट थी या नहीं, ये चीज के लिए आप पे ये एविडेंस थोड़ी देंगे कि इसका तो करेक्टर ही ऐसा है, ठीक है, इसका प्रीवियस जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है, ये कंसेंट, ये बात याद रखना, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, तो आप उसके करेक्टर पर, ठीक है, एविडेंस ऑफ द करेक्टर विक्टिम आप नहीं दे सकते, और उस पर्सन और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, किसका तो और लोगों के साथ भी एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है, ये भी रेलेवेंट नहीं होगा कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट के लिए, याद रखना, ठीक है। और देखो सेक्शन 64 से लेकर है सेक्शन 71 तक, 72 73 नहीं है, फिर 74 से लेकर हमारा 78 तक, फिर सेक्शन 49 ये कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा, जो प्रीवियस आपका गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्ट है, ये रेलेवेंट होता है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये भी कहा गया, एक्यूज का जो बैड करेक्टर होता है, बैड करेक्टर, सॉरी मैंने गुड कंडक्ट बोला था, गुड करेक्टर। और 49 में है कि जो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि इसको तो बैड करेक्टर है तो पहले से ऐसा नहीं, ये इररेलेवेंट है, जब तक अक्यूज खुद ये ना कह दे, अरे मैं तो इतने अच्छे करेक्टर का हूँ, मेरा तो नाम है समाज में, ये वो फिर बोलेंगे, ठीक है, फिर एविडेंस दिया जा सकता है कि देखो इसका क्या क्या जो है बैड करेक्टर, क्या गुड करेक्टर है, ये तो पहले भी प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, जो है एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन, ये सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ इन फैक्ट इन इशू। देखो ये तो कह रहा है कि आप बैड कैरेक्टर पर एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन अगर बैड कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट इन इशू है तब तो आप दे सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन बनने का। दूसरे ने ये कहा कि प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट होगा और ये एविडेंस होगा बैड कैरेक्टर का, ठीक है। तो 45 से तो हमने 47 से लेकर 49 तक कवर कर लिया है। अब आ जाइए इसके इंपॉर्टेंट केस लॉस पर, ठीक है। 47 से अगर मैं 49 की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसका, ठीक है, वो आप लिखिए, एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, केस लॉ नहीं। अब आप आ जाइए सेक्शन 54 से लेकर 60, सेक्शन 50 और 55 ये लास्ट है, और ट्रस्ट में अब आपको आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा ही नहीं होगा। देखो सारे फैक्ट्स, ठीक है, आप उनको प्रूव कर सकते हैं ओरल एविडेंस से, लेकिन कौन से फैक्ट्स नहीं, डॉक्यूमेंट है, उसके कंटेंट को आप ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं करेंगे, आप फैक्ट्स को कर सकते हैं, ठीक। सारे फैक्ट्स जो हैं ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के कंटेंट नहीं है, 54 कह रहा है, ठीक है। लेकिन ओरल एविडेंस जो है ना डायरेक्ट होना चाहिए, ये नहीं किसी की सुन के बात आ गई, हियर से नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। तो ओरल एविडेंस जो है इन ऑल केसेस वट एवर भी डायरेक्ट होना चाहिए इफ इट इज रेफर्ड टू, ठीक है, अ फैक्ट विच कुड बी सीन, ठीक है, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसे देखा जा सकता है, तो इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है कि जिसे देखा जा सकता है, उसके बारे में अगर कोई ओरल एविडेंस देने आ रहा है, तो वो विटनेस ये कहेगा कि हाँ मैंने इसको देखा था, ठीक है। या कोई ऐसा फैक्ट है जिसे सुना जा सकता है, तो विटनेस ये कह रहा है कि हाँ मैंने इसे सुना था। ये ऐसा कोई ऐसा फैक्ट जिसको आप परसीव कर सकते हैं अपने किसी भी सेंस से, ठीक है, तो वो जो एविडेंस देने आ रहा है विटनेस, वो ये कहे कि हाँ मैंने ही इसको परसीव किया था।
या फिर आपका कोई ओपिनियन है, ठीक है, या फिर जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर आपने वो ओपिनियन बनाया है। अब देखो ओपिनियन की बात, अगर आपको सबको पता है कि ओपिनियन की बात ना सिर्फ ओपिनियन जो है एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड है, अरे भाई इसमें भी है, ओरल एविडेंस में भी, और यहाँ तक आप पहुंच नहीं पाते, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और मैं बता रही हूँ, मैंने इसकी टेस्ट सीरीज बनाई है ना, बीएसए लॉज की टेस्ट सीरीज बनाई है, इतने शानदार क्वेश्चन फ्रेम के, एक बार लगा लोगे ना, क्योंकि क्लास ले ली, अब लगाओगे ना मेजर लॉस की टेस्ट सीरीज, पेपर में आप ऐसे कहोगे वाह मजा आ गया, सब कुछ आता है। अब देखो इसमें कहा गया वो ठीक है ओपिनियन, और जिस ग्राउंड पर आपने वो ओपिनियन बनाए हैं, ठीक है, वो भी जो एविडेंस है, तो जो पर्सन वो होल्ड कर रहा है ना ओपिनियन, ठीक है, वो ही मतलब जो है डायरेक्ट बेसिकली माना जाएगा, और इसको हम ओरल एविडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो है मतलब डॉक्टर ने ओपिनियन बनाया है कि पॉइजन से डेथ हुई है, अब यहाँ पे जो ओपिनियन बना रहे हैं तो वो ही डायरेक्ट आके ऐसा एविडेंस दे, ठीक है, और जिस ग्राउंड पे बताया गया तो वही आके ऐसे डायरेक्ट बताए। लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोविजो ये कह रहा है ओपिनियन होते हैं ना जो एक्सपर्ट्स के, एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटाइज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल। देखो काफी अपने ऐसी बुक्स देखी होंगी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसमें ना कुछ कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिखे होते हैं, अब उनको तो हम बुला नहीं सकते एक्सपर्ट को, ठीक है, और वो ओपिनियन जो एक्सपर्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, तो जो और वो जो और ग्राउंड है उस जो जिस ग्राउंड पर वो ओपिनियन बने हैं उनको प्रूव किया जा सकता है बाय प्रोडक्शन ऑफ, आप उस बुक को ही प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि जो है ऑथर तो उसके आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑथर तो डेड हो चुके हैं या फिर मिल ही नहीं रहे हैं, या फिर इनकैपेबल है उनको बुलाना, ठीक है, और या फिर उनको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा, वो तो अमेरिका रह रहे हैं अब जाके, ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये तो डायरेक्ट नहीं है ना हमारा, ये हमारा ओरल एविडेंस तो डायरेक्ट नहीं है, आप लेकिन आप ऐसे में उनकी बुक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वो एक और बात कहता है, इफ ओरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग और अदर देन अ डॉक्यूमेंट द कोर्ट में इफ इट इज थिंक फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग। अगर उसने बोला कि मैंने देखा था और ना उसके ना कपड़े कुछ भी चीज इसने ऐसे बोली, मतलब कि ओरल एविडेंस जो है, जो यहाँ पर वो ओरल एविडेंस रेफर कर रहा है ना, तो वो किसी मटेरियल थिंग की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को रेफर कर रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ठीक है, तो कोर्ट कह देंगे कि ठीक है प्रोड्यूस करो उस मटेरियल थिंग को, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो कि मैंने देखा था कि मैंने देखा था एक्सीडेंट हुआ और वहां पर एक्सीडेंट होने के बाद उसके कांच का टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो कोर्ट बोलेंगे जरा लाके दिखाना, ठीक है। इस तरीके से तो वो मटेरियल थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट को नहीं, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया पूरा अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, कंपेयर करके किसके साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ, और पूरा एक एक चीज हमने कवर की है, कंपेयर करके पढ़िए, सारे केस लॉस पढ़ लिए, एक एक चीज इलस्ट्रेशन जहां जहां से बन सकती है सब कवर कर ली, और इससे ज्यादा अच्छे से तो पता नहीं और कैसे ही पढ़ाऊं मैं आपको, ठीक है। सेक्शन 54 किस बारे में बात कर रहा था, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है शेख जुम्मन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है दो, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बाबू मीना 2013 का केस है, लतेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस लॉ है। अब देखो आप जो है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप इसको अंडरलाइन कर लो, कुछ लीगल मैक्सिम्स जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक तो आप नेमो मॉरिचुरस प्रेजेमिटर मेंटायर, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन वाला, ठीक है, सेक्शन 26A का है, उसके सामने लिख लो, सेक्शन 26 का है उसके सामने लिख लो आप, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और हमने सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ा था कन्फेशन से रिलेटेड, तो सेक्शन जो 23 है उसके सामने लिख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, सेक्शन 23 के अंदर क्या एम्बिड है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, द फैक्ट इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड बाय द पुलिस, वही रिकवरी हो रही है, जब उसने कन्फेस किया तो उसके बाद जो रिकवरी हो रही है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है, इसको आप लिख लेना। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, उसके बाद हम आप लिखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो सेक्शन 7 में है, और सेक्शन 9 में है हमारा प्ले ऑफ एलाबाई, ठीक है। उसके बाद हमारा एक जो हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, है ना, कॉन्स्पिरेसी वाला पढ़ा था ना सेक्शन 8, हाँ, उसमें याद रखना ये किस सेक्शन 8 एक एक्सेप्शन मानी गई है यहाँ पे, तो देखो सेक्शन 8 से रिलेटेड है हमारा इंपॉर्टेंट रेस इंटर एलियोस एक्टा एलियस नेस नॉसेट
नेक्स्ट प्रोटेस्ट, मेरी वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं अभी बुलेट ट्रेन बनी पड़ी हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ आपका टाइम वेस्ट हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, पर्सनली मैसेज भी आया था, मैम एक बार बीएससी करा दो इसी तरीके से, ठीक है। तो मैंने लगातार, अरे यार एक सेकंड रुको, पानी तो पी लूं, मैं सोच रही हूँ मेरे गले में दर्द क्यों हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a things done between other does not harm और benefit other। देखो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर किसी और ने कोई चीज, किसी और का एक्ट हमें हार्म नहीं करेगा, एक जनरल रूल है ना, लेकिन सेक्शन 8 इसके एक्सेप्शन है ना, क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में कोई भी चीज अगर एक पर्सन कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन के भी अगेंस्ट में यूज हो रही है। तो यहाँ से ऐसा ये वाला जो है आपका मैक्सिम कर देंगे और पूछेंगे किस सेक्शन से रिलेटेड है, अब आपको तो पता ही नहीं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, उनको पता है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि किससे रिलेटेड है। तो हमने कवर कर लिया है एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट। ट्रस्ट में इससे अगर बाहर कुछ आ जाए तो आप बता देना, क्योंकि मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। अब एक छोटी सी चीज, सेक्शन 2 वहां पे रिपील था, अब हो गया है डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। बाकी आपने कंपेयर करके सारा पढ़ लिया, ऐसा कुछ था नहीं, मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको लेक्चर अच्छा लगा है, मैं अभी बता रही हूँ आपको, आई वॉन्ट योर कमेंट, ठीक है। यू विल हैव टू कमेंट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी, राइट। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को रिगार्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो एक जो एक फीलिंग होती है किसी चीज को कंसीडर करने की, वो दोनों में ही म्यूचुअल होती है। और एक हेल्प करती है हर एक पर्सन को कि चलो हमें और इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, बेस्ट टाइम है, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। अमेजिंग टेस्ट सीरीज मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, हर एक क्वेश्चन को खुद प्रिपेयर करती हूँ, खुद फ्रेम करती हूँ। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है, आई सिंगल हैंडली मैनेज एवरीथिंग। तो अभी थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने मैम को, अना मैम को, कि कर रहे हैं मेहनत। क्योंकि देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत तो क्या, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, समझ आ रहा है कि हाँ ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हर एक चीज को कवर करके आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट अच्छा सा करना, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वो नंबर डाल देना। और अच्छे से पेपर लगाइए, अच्छे से पेपर देकर आना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।